जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल TKM एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज आपकी तैयारी का अंतिम दिन है। आशा करता हूं कि सभी ने अच्छी तैयारी की होगी और कल आप सभी को पता चल जाएगा कि आपने कितनी तैयारी की है। और इसी के साथ ही आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं जीके की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज की जो क्लास है हमारी अंतिम क्लास होने वाली है। ओके। और आज की क्लास जो है थोड़ी हमारी बड़ी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। यानी आपको क्या बताना है इस प्रश्न के अंदर, यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो राजस्थान के साथ सीमा नहीं लगाता है। ऑप्शन में हमारे पास बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर हरियाणा। तो साथियों, इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बिहार राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ओके। बाकी तीनों मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा हरियाणा तीनों राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं। साथियों, बात करें राजस्थान के साथ सीमा लगाने वाले राज्यों की, तो राजस्थान के साथ भारत के 5 राज्य सीमा लगाते हैं। कौन कौन सी? पंजाब, पंजाब के बाद में हरियाणा, हरियाणा हो गया, यूपी, एमपी और गुजरात। ये 5 राज्य सीमा लगाते हैं किसके साथ? राजस्थान के साथ। लेकिन ये बिहार जो है इसके साथ सीमा नहीं लगाता। ओके, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में पाए जाने वाले किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। यानी किस वृक्ष की पत्तियों का प्रयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। ऑप्शन में क्या दे रखा है हमें? सागवान, सालर, तेंदू या फिर धोकड़ा। तो बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, तो साथियों इसमें क्या बताना है, किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तेंदू। तेंदू वृक्ष के पत्तों से क्या बनाई जाती है? तो बीड़ी बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा साथियों आपको एक चीज और ध्यान रखनी है इसमें, इस तेंदू वृक्ष के जो फल लगते हैं उसको उनको कहा जाता है टिमरू। क्या कहा जाता है? तेंदू वृक्ष के फलों को क्या कहा जाता है? टिमरू कहा जाता है। और इस टिमरू फल को क्या कहा जाता है? वागड़ का चीकू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वागड़ का चीकू कहा जाता है इस टिमरू फल को। ओके, तो इसका भी आपको क्या ध्यान रखना है? ध्यान रखना है। ओके, तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, तेंदू वृक्ष के पत्तों से क्या बनाई जाती है? तो बीड़ी बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, बप्पा रावल का मूल नाम था गुहादित्य, कालभोज, अल्लट या फिर भोजराज। तो बप्पा रावल का मूल नाम हो जाएगा हमारा यहाँ पर कालभोज। क्या नाम था बप्पा रावल का? मूल नाम कालभोज था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने महोबा के युद्ध में किसे पराजित किया था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने महोबा के युद्ध में किसे पराजित किया था। ऑप्शन में क्या दे रखा है हमें? नागार्जुन, बंडानक, मोहम्मद गोरी या फिर परमार्दी देव चंदेल। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। किसे पराजित किया था? तो चंदेल शासक परमार्दी देव को पराजित किया था। किसने पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान ने। ओके, तो महोबा, इसे तुमुल का युद्ध भी कहा जाता है साथियों। इसे महोबा या फिर तुमुल का युद्ध भी कहा जाता है। किसका युद्ध कहा जाता है? तुमुल का युद्ध भी कहा जाता है। और कब लड़ा गया था ये युद्ध? 1182 ईस्वी के अंदर। 1182 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था महोबा या फिर तुमुल का युद्ध। और इसमें एक तरफ तो थे कौन थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, और दूसरी तरफ कौन थे? तो परमार्दी देव चंदेल थे। जिसमें परमार्दी देव चंदेल क्या होते हैं? हार जाते हैं इस युद्ध में, मारे जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान होते हैं जिसकी क्या होती है? जीत होती है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, इस परमार्दी देव चंदेल के 2 वीर सेनापति थे
कौन कौन से? आल्हा व उद्दल, आल्हा व उद्दल, ये दो इसके वीर सेनापति थे। अगर आपसे पूछा जाए कि आल्हा व उद्दल किस के सेनापति थे तो क्या आएगा आंसर? तो परमार्दी देव चंदेल के सेनापति थे। ओके, तो पृथ्वीराज चौहान ने महोबा विजय में किसको पराजित किया था? तो परमार्दी देव चंदेल को। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हरिकेली नाटक की रचना किसने की थी? ऑप्शन में हमारे पास विग्रहराज चतुर्थ ने, सोमदेव ने, अजयराज चौहान ने या फिर पृथ्वीराज ने। तो हरिकेली नाटक के बारे में बताना है। तो हरिकेली नाटक की रचना की थी आपकी विग्रहराज चतुर्थ ने। किसने की थी? विग्रहराज चतुर्थ ने की थी, विग्रहराज चतुर्थ ने की थी। और इसी विग्रहराज चतुर्थ ने एक पाठशाला का निर्माण करवाया था, सरस्वती कंठाभरण पाठशाला का निर्माण करवाया था। और इसी पाठशाला को तुड़वाकर इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े के रूप में परिवर्तित कर दिया था। विग्रहराज चतुर्थ कहाँ के शासक थे? तो अजमेर के शासक थे। ओके, और इन्होंने हरिकेली नाटक की रचना की थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर, गंभीरी व बेडस नदियों के संगम पर, चंबल व बामनी नदियों के संगम पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या बताना है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में बताना है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो साथियों, भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है राजस्थान का वेल्लोर। क्या कहा जाता है? राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है इस दुर्ग को। और ये जो दुर्ग है कहां पर बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ में चंबल और बामनी नदियों के संगम पर बना हुआ है। किन नदियों के संगम पर? चंबल और बामनी नदियों के संगम पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बारे में क्या ध्यान रखना है? इसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, राजस्थान की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध देवी है अंबिका देवी, तनोट माता, नागनेची माता या फिर अंबुरदा देवी। तो बात करें साथियों थार की वैष्णो देवी की, तो थार की वैष्णो देवी हो जाएगी हमारी तनोट माता। कौन सी हो जाएगी? तनोट माता को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। और तनोट माता का मंदिर कहां पर स्थित है? तो जैसलमेर के अंदर स्थित है। कहां पर? जैसलमेर के अंदर स्थित है तनोट माता का मंदिर। इसे सैनिकों की देवी भी कहा जाता है। जो बीएसएफ के जवान होते हैं इनकी पूजा करते हैं इस तनोट माता की। ओके, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला है? बीकानेर, जैसलमेर, चूरू या फिर जोधपुर। तो हमें क्या बताना है इस प्रश्न के अंदर? सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला बताना है। वार्षिक तापांतर यानी वार्षिक तापांतर, वर्ष में तापमान में होने वाले अंतर को क्या कहा जाता है? वार्षिक तापांतर कहा जाता है। तो सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला हो जाएगा हमारा चूरू। कौन सा हो जाएगा? चूरू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपसे पूछ ले एग्जाम के अंदर दैनिक तापांतर वाला जिला, इस सर्वाधिक वार्षिक तापांतर की जगह क्या दे दे आपको? दैनिक तापांतर दे दे, दैनिक तापांतर। तो दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा हो जाएगा आपका? जैसलमेर हो जाएगा। ओके, लेकिन प्रश्न के अंदर क्या पूछ रहा है हमसे? वार्षिक तापांतर वाला जिला, तो वार्षिक तापांतर वाला जिला हो जाएगा हमारा चूरू जिला। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ को नाम दिया गया? इलाहाबाद, जलालाबाद, खिजराबाद या फिर नसीराबाद। तो आपको क्या बताना है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी ने क्या नाम दिया था? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर क्या रख दिया था? तो खिजराबाद रख दिया था। अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर, अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर क्या रखा था? खिजराबाद रखा था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस शासक को राठौड़ों का आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है? राठौड़ों का आदि पुरुष या फिर मूल पुरुष कहा जाता है? राव सिंहा को, राव जोधा को, राव रणमल को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या बताना है आपको? राठौड़ों का आदि पुरुष या फिर मूल पुरुष बताना है किस शासक को कहा जाता है। तो राठौड़ों का आदि पुरुष या फिर मूल पुरुष हो जाएंगे आपके राव सिंहा। कौन हो जाएंगे? राव सिंहा को क्या कहा जाता है? राठौड़ों का आदि पुरुष, मूल पुरुष या फिर संस्थापक कहा जाता है। किसे? राव सिंहा को। कहां के शासक थे? मारवाड़ के शासक थे। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लें कि राठौड़ों का राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक पूछ ले आपसे, वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो वास्तविक संस्थापक हो जाएंगे आपके राव चूड़ा। कौन से हो जाएंगे? राव चूड़ा हो जाएंगे। ओके, अगर आपसे आदि पुरुष या फिर मूल पुरुष पूछा जाए तो राव सिंहा हो जाएंगे। अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो कौन हो जाएंगे? राव चूड़ा हो जाएंगे। और एक चीज और याद रखना है आपको, मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो कुंवर चुंडा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कुंवर चुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। ओके, तो इसका भी क्या ध्यान रखना है आपको? ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। राव सिंहा को क्या कहा जाता है? राठौड़ों का आदि पुरुष या फिर मूल पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दिवेर की युद्ध के पश्चात दिवेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी थी गोगुंदा, कुंभलगढ़, उदयपुर या फिर चावंड? तो बात करें साथियों, दिवेर के युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप ने किसको राजधानी बनाया? तो चावंड को राजधानी बनाया था। किसको राजधानी बनाया? चावंड को राजधानी बनाया था। और चावंड को राजधानी कब बनाया ये पूछा जाए तो 1585 के अंदर महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाया था। ओके, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हल्दीघाटी युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? हल्दीघाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने, अबुल फजल ने, बंदायूनी ने, या फिर गोपीनाथ शर्मा ने? तो क्या बताना है? खमनोर का युद्ध किसने कहा है हल्दी घाटी के युद्ध को? तो खमनोर का युद्ध कहा है आपके अबुल फजल ने। किसने कहा है? अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है? हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है? तो बंदायूनी ने गोगुंदा की युद्ध सॉरी हल्दीघाटी की युद्ध को क्या कहा है? गोगुंदा का युद्ध कहा है। गोगुंदा का युद्ध कहा है। ओके, तो इसका भी क्या रखना है आपको? ध्यान रखना है। इसके अलावा हल्दीघाटी की युद्ध को हाथियों का युद्ध कहा जाता है, रक्त तलाई का युद्ध कहा जाता है। ओके, लेकिन इनमें आपको क्या ध्यान रखना है? अबुल फजल ने क्या कहा है? खमनोर का युद्ध कहा है। और बंदायूनी ने क्या कहा है? इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है। गोगुंदा का युद्ध कहा है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? 30 मार्च 1949 को, 29 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, या फिर 1 नवंबर 1956 को? तो सिरोही के बारे में बताना है। सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था एकीकरण के 6वें चरण के अंदर। किस चरण में किया गया? एकीकरण के 6वें चरण के अंदर सिरोही का राजस्थान में विलय किया गया। और 6वां चरण कब हुआ था? तो सिरोही का राजस्थान में विलय कब किया गया? तो एकीकरण के 6वें चरण के अंदर। और 6वें चरण की तारीख क्या थी पूछा जाए तो 6वें चरण की तारीख थी हमारी 26 जनवरी 1950। कौन सी थी तारीख? 26 जनवरी 1950 को एकीकरण के 6वें चरण में सिरोही का राजस्थान में विलय किया गया। ओके,
ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया, निम्न में से किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया? महाराव भीम सिंह को, महाराजा उदयभान सिंह को, राव गोपाल सिंह को, या फिर महाराजा बहादुर सिंह को? तो साथियों बात करें मत्स्य संघ की, तो मत्स्य संघ एकीकरण के प्रथम चरण का नाम है। किस चरण का? एकीकरण के प्रथम चरण का नाम क्या है? तो मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ का उद्घाटन कब किया गया था तो 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948 को एकीकरण के प्रथम चरण का उद्घाटन किया गया था, और जिसका नाम क्या रखा गया था? तो मत्स्य संघ रखा गया था। अब इसके राज प्रमुख की बात करें तो राज प्रमुख बनाया गया था तो मत्स्य संघ का वो बनाया गया था आपके महाराजा उदयभान सिंह को। किसे बनाया गया था? महाराजा उदयभान सिंह को एकीकरण के प्रथम चरण का राज प्रमुख बनाया गया था। यानी इस प्रकार से याद रख सकते हैं आप, उ भी भूमा, उ भी भूमा, यानी उदयभान सिंह, भीम सिंह, भूपाल सिंह और मान सिंह। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। उदयभान सिंह, भीम सिंह, भूपाल सिंह और मान सिंह। ओके, इसके बाद में मान सिंह ही रहते हैं 7वें चरण तक राज प्रमुख। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। ओके, तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा अगर आपसे प्रधानमंत्री पूछा जाए तो प्रधानमंत्री की ट्रिक क्या है? सो गो माही, सो गो माही, यानी सो से शोभाराम कुमावत, गो से गोकुल लाल असावा, मां से माणिक्य लाल वर्मा और ही से हो जाएंगे हमारे हीरालाल शास्त्री। ओके, तो प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं प्रधानमंत्रियों को भी। इसके अलावा अगर आपसे उद्घाटनकर्ता पूछा जाए तो उद्घाटनकर्ता कौन हो जाएंगे? गौडगिल, गौडगिल चाचा पटेल, गौडगिल एनवी गौडगिल, गौडगिल एनवी गौडगिल चाचा यानी जवाहरलाल नेहरू, और पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। महाराजा उदयभान सिंह को एकीकरण के प्रथम चरण का राज प्रमुख बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चे का गठन कहां हुआ? उदयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर, बीकानेर के अंदर, या फिर जयपुर के अंदर? तो आपको क्या बताना है, आजाद मोर्चे का गठन कब किया गया? तो सॉरी, कहां पर किया गया? तो आजाद मोर्चे का गठन किया गया था आपके जयपुर के अंदर। कहां पर किया गया आजाद मोर्चे का गठन? तो जयपुर के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें आजाद मोर्चे की, तो आजाद मोर्चे की स्थापना सन 1942 के अंदर, कब? 1942 के अंदर बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा की गई। किसके द्वारा? बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा की गई थी। 1942 में आजाद मोर्चे का गठन बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया। हरिश्चंद्र, और इस आजाद मोर्चे ने किया गया था तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। ओके, तो जयपुर प्रजामंडल के तहत इस आजाद मोर्चे का गठन किया गया था। जयपुर प्रजामंडल के लोगों ने आजाद मोर्चे का गठन किया था। कहां पर किया था? तो जयपुर के अंदर। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई? 1932 के अंदर, 1938 के अंदर, 1940 के अंदर, या फिर 1942 के अंदर? तो राजस्थान हरिजन सेवा संघ की बात करें तो राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना की गई थी आपके 1932 के अंदर। कब की गई थी? तो 1932 के अंदर राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, मत्स्य जनपद की राजधानी थी, मत्स्य जनपद की राजधानी थी चंपा, विराटनगर, कुशीनारा, या फिर गोकुलपुरा? तो मत्स्य जनपद की राजधानी की बात करें तो मत्स्य जनपद की राजधानी हो जाएंगी आपकी विराटनगर। कौन सी थी? विराटनगर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पद्मावत नामक
ग्रंथ की रचना किसने की? पद्मावत नामक ग्रंथ की रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जायसी ने, कर्नल जेम्स टोड ने, तेज सिंह ने या फिर मोहनोत नैनसी ने? तो बात करें साथियों पद्मावत की, तो पद्मावत ग्रंथ की रचना की थी 1540 ईस्वी के अंदर मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक ग्रंथ की रचना की थी और इसमें रानी पद्मिनी और रतन सिंह के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। ओके, और अगर आपसे इस पद्मावत ग्रंथ की भाषा पूछी जाए तो इसकी भाषा हो जाएगी आपकी, अगर आपसे इसकी भाषा पूछी जाए तो भाषा हो जाएगी आपकी अवधी भाषा। कौन सी भाषा हो जाएगी? अवधी भाषा में पद्मावत नामक ग्रंथ लिखा गया था और किसके द्वारा लिखा गया? तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। ओके, 1540 ईस्वी के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ के किस शासक को सैनिकों कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ के किस शासक को सैनिकों का भग्नावशेष कहा है? राणा प्रताप को, राणा कुंभा को, रतन सिंह को या फिर सांगा को? तो बात करें साथियों सैनिकों के भग्नावशेष की, तो कर्नल जेम्स टोड ने सैनिकों का भग्नावशेष कहा है किसी? राणा सांगा को। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। राणा सांगा के शरीर पर कितने घाव थे? 80 घाव थे। यानी फिर भी 80 घाव होने के बावजूद भी बाबर के साथ बड़ी ही वीरता से युद्ध लड़ता है। इसके साथ कौन सा युद्ध लड़ता है? तो खानवा का युद्ध लड़ता है। खानवा का युद्ध लड़ता है, इसलिए क्या कहा है? सैनिकों का भग्नावशेष कहा है किसे? राणा सांगा को। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सांबर में चौहान वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? वासुदेव चौहान को, अजयराज चौहान को, गोविंदराज को या फिर कीर्तिपाल चौहान को? तो आपको क्या बताना है इस प्रश्न के अंदर? सांबर में चौहान वंश का संस्थापक, सांबर के चौहानों का संस्थापक किसे माना जाता है? तो साथियों बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सांबर के चौहानों का संस्थापक किसे माना जाता है? तो वासुदेव चौहान। सांबर के चौहानों का संस्थापक वासुदेव चौहान। ओके, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि अजमेर के चौहानों का संस्थापक कौन है? तो अजयराज चौहान। अजयराज चौहान अजमेर के चौहानों का संस्थापक है। गोविंदराज रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक है और कीर्तिपाल चौहान जालोर के चौहानों का संस्थापक। ओके, जालोर में कीर्तिपाल चौहान, कित्तू एक महान राजा। ओके, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो सांबर में चौहानों का संस्थापक कौन है? तो वासुदेव चौहान। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। निम्नलिखित में से किस जिले को अब्रक नगरी के नाम से जाना जाता है? अजमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा या फिर कोटा? तो अब्रक नगरी की बात करें तो साथियों अब्रक नगरी कहा जाता है आपकी भीलवाड़ा को। किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है? अब्रक नगरी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। इसके अलावा भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, वस्त्र नगरी कहा जाता है भीलवाड़ा को। ओके, तो इसका भी क्या रखना है? आपको ध्यान रखना है। भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है? अब्रक नगरी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आदिवासियों का कल्प वृक्ष किस वृक्ष को कहा जाता है? खेजड़ी को, धोकड़ा को, महुआ को या फिर सालर को? तो आदिवासियों के कल्प वृक्ष की बात करें तो आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है आपके महुआ को। किसे कहा जाता है? महुआ वृक्ष को क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है। और इस महुआ की वृक्ष क्या बनाई जाती है? तो शराब का उत्पादन होता है। ओके, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है। यानी आदिवासी लोग शराब बनाने के लिए इस वृक्ष का प्रयोग करते हैं और आदिवासी शराब का सर्वाधिक उपयोग भी करते हैं।
इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि थार का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है, थार का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है, तो थार का कल्प वृक्ष हो जाएगी आपकी खेजड़ी। कौन सा हो जाएगा, खेजड़ी वृक्ष को क्या कहा जाता है, थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है। और अगर आदिवासियों का कल्प वृक्ष पूछा जाए तो आप क्या हो जाएगा, महुआ। ओके। और राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाले वृक्ष की बात करें तो सर्वाधिक पाए जाने वाला वृक्ष कौन सा है आपका, धोकड़ा। धोकड़ा वृक्ष जो है राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 22 के राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। महुआ को क्या कहा जाता है, आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है। इससे क्या बनाई जाती है, तो शराब बनाई जाती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास, कृषि औजारों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, हनुमानगढ़, जैसलमेर, नागौर या फिर गंगानगर। तो कृषि के औजारों की बात करें तो कृषि के औजारों के लिए प्रसिद्ध जिला है हमारे पास गंगानगर। कौन सा जिला है, तो गंगानगर कृषि के औजारों के लिए प्रसिद्ध है। ओके। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, निम्नलिखित में असंगत विकल्प को चुनिए। अब यहाँ पर हमें एक तरफ क्या दे रखा है, पठार दे रखा है और दूसरी तरफ उसका स्थान दे रखा है। तो सबसे पहला ऑप्शन है बोराट का पठार गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दूसरा क्या है, उपरमाल का पठार भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य, तो बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। मानदेसरा का पठार चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। उड़िया का पठार अजमेर के अंदर नहीं है। साथ ही उड़िया का पठार स्थित है आपके सिरोही के अंदर। कहां पर है, सिरोही के अंदर स्थित है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, 1360 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई है। ओके। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हमीरगढ़ संरक्षित क्षेत्र किस जिले में है, भीलवाड़ा में, अजमेर में, बीकानेर में या फिर पाली के अंदर। तो हमीरगढ़ संरक्षित क्षेत्र की बात करें तो हमीरगढ़ संरक्षित क्षेत्र है आपके भीलवाड़ा के अंदर। कहां पर है, भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना कब की गई, 1995 के अंदर, 1961 के अंदर, 1978 के अंदर या फिर 1955 के अंदर। तो राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी आपके 1961 के अंदर। कब की गई थी, 1961 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, डूंगरपुर के अंदर, जैसलमेर के अंदर, बीकानेर के अंदर या फिर गंगानगर के अंदर। तो साथियों सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना हो जाएगी आपकी डूंगरपुर जिले के अंदर। कहां पर हो जाएगी, डूंगरपुर जिले के अंदर स्थित है सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना। और किस नदी पर है, तो सोम नदी पर स्थित है। किस नदी के किनारे, सोम नदी के किनारे पर स्थित है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि सोम कागदर परियोजना, सोम कागदर परियोजना स्थित है आपकी उदयपुर के अंदर। कहां पर है, उदयपुर के अंदर स्थित है और इसी सोम नदी के किनारे पर है। ओके। लेकिन यहाँ पर प्रश्न के अंदर क्या पूछा जा रहा है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले के अंदर स्थित है, तो आपकी हो जाएगी डूंगरपुर जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर किस संप्रदाय का है, नाथ संप्रदाय का, वल्लभ संप्रदाय का, निम्बार्क संप्रदाय का या फिर वैष्णव संप्रदाय का। तो नाथ द्वारा के मंदिर की बात करें तो नाथ द्वारा में किसका मंदिर है, तो श्रीनाथ जी का मंदिर ही स्थित है। एक अगर आपसे पूछा जाए तो किसका मंदिर है, श्रीनाथ जी का मंदिर कहां पर स्थित है, तो नाथ द्वारा के अंदर स्थित है। और नाथ द्वारा कहां पर है, तो राजसमंद के अंदर स्थित है। कहां पर, राजसमंद के अंदर नाथ द्वारा, राजसमंद के अंदर श्रीनाथ जी का मंदिर स्थित है। और ये किस संप्रदाय का है, तो ये वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है। किस संप्रदाय का है, तो वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को मारवाड़ की पंच पीरों में शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन में क्या है हमारे पास,
रामदेव जी को, गोगा जी को, पाबू जी को या फिर तेजा जी को? तो आपको क्या बताना है, मारवाड़ के किस लोक देवता को पंच पीरों में शामिल नहीं किया गया है? तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। किसे शामिल नहीं किया गया? तो तेजा जी को शामिल नहीं किया गया है। अगर हम पंच पीरों की बात करें साथियों, अगर हम पंच पीरों की बात करें तो पंच पीरों में कौन कौन से लोक देवताओं को शामिल किया गया है? तो गो, पा, मेहरा, गो, पा, मेहरा। गो से हो जाएंगे हमारी गोगा जी, पा से पाबू जी, मेह से मेहा जी, है से हड़बू जी और रा से रामदेव जी। यानी रामदेव जी को भी, गोगा जी को भी, पाबू जी को भी पंचपीरों में शामिल किया गया है। इसके अलावा तेजा जी को शामिल नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो अगला प्रश्न है हमारे पास, मेवाड़ के किस शासक को, मेवाड़ के किस शासक के समय श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ लिखा गया? मेवाड़ के किस शासक के समय श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ लिखा गया? महाराणा कुंभा के समय, महाराणा सांगा के समय और महाराणा तेज सिंह के समय या फिर महाराणा प्रताप के समय? तो बात करें साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ की रचना किसके समय की गई थी? तो तेज सिंह के समय की गई थी, महाराणा तेज सिंह के समय की गई थी। ओके, किसके द्वारा लिखा गया है यह ग्रंथ? तो कमल चंद द्वारा लिखी गई है, कमल चंद द्वारा, कमल चंद द्वारा लिखा गया है यह ग्रंथ, और ताड़ के पत्तों पर लिखा गया है। किसके पत्तों पर? ताड़ के पत्तों पर लिखा गया है। ओके, और किसके समय खोजा गया, मतलब किसके समय इस ग्रंथ की रचना हुई? तो महाराणा तेज सिंह के समय हुई थी। मेवाड़ के शासक थे कौन? महाराणा तेज सिंह। ओके, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आभूषण दांत का आभूषण है? रखन, कंदोरा, कांटा या फिर मेमंद? तो आपको क्या बताना है इस प्रश्न के अंदर, दांत का आभूषण निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण दांत का आभूषण है? तो दांत के आभूषण की बात करें तो दांत के आभूषण है आपके चुंब और रखन। कौन कौन से? चुंब और एक होता है रखन। ये दोनों किसके आभूषण हैं? आपके दांत के आभूषण हैं, मेन मेन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। रखन किसका आभूषण है? तो दांत का आभूषण है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, निम्नलिखित में से घन वाद्य यंत्र है? जंतर, मंजीरा, रवाज या फिर डमरू? तो घन वाद्य यंत्रों की बात करें तो साथियों, घन वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? सबसे पहले हम वाद्य यंत्रों की बात करें तो राजस्थान के वाद्य यंत्रों को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तत्व वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र और चौथा है घन वाद्य यंत्र। तो तत्व वाद्य यंत्र जो जो तार से बजाए जाते हैं, ऐसे वाद्य यंत्र को क्या कहा जाता है? तत्व वाद्य यंत्र कहा जाता है। सुशिर जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो सुशिर वाद्य यंत्र कहा जाता है। अवनद जिन पर चमड़ा मड़ा हो, और घन क्या होते हैं? जो धातु से निर्मित वाद्य यंत्र को क्या कहा जाता है? तो घन वाद्य यंत्र कहा जाता है। तो हमें क्या बताना है, घन वाद्य यंत्रों में जो धातु से बने हुए होते हैं, धातु से कौन सा वाद्य यंत्र बना हुआ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मंजीरा वाद्य यंत्र कौन सा वाद्य यंत्र है? तो आपका घन वाद्य यंत्र हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोनारी सभ्यता किस नदी के किनारे पर स्थित है? घग्गर नदी के किनारे पर, रूपारेल नदी के किनारे पर, काकनी नदी के किनारे पर या फिर कांतली नदी के किनारे पर? तो सोनारी सभ्यता की बात करें तो साथियों, सोनारी सभ्यता जो है एक प्रकार की लोह युगीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? लोह युगीन सभ्यता है, जो पहले कहां पर आती थी? झुंझुनू के अंदर आती थी। लोह युगीन सभ्यता यानी सोनारी सभ्यता पहले झुंझुनू के अंदर आती थी, लेकिन अब
वर्तमान में 50 जिले हो चुके हैं, अब कहां पर आती हैं तो नीमका थाना के अंदर, नीमका थाना के अंदर। और ये किस नदी के किनारे पर स्थित है तो कांतली नदी के किनारे पर स्थित है। किस नदी के किनारे पर? कांतली नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक सभ्यता और है साथियों, गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता, जो वर्तमान में कहां पर है? नीमका थाना के अंदर स्थित है। पहले कहां पर थी? नीमका थाना के अंदर। ओके, नीमका थाना सीकर के अंदर आती थी, लेकिन अब क्या लगेगा? केवल नीमका थाना। ओके, और यह भी किस नदी के किनारे पर स्थित है तो कांतली नदी के किनारे पर स्थित है। और ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। इसे क्या कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है इस सभ्यता को, ताम्रयुगीन सभ्यता। और सुनारी सभ्यता को क्या कहा जाता है तो लोह युगीन सभ्यता कहा जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 33 इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सुनारी सभ्यता हमारी कांतली नदी के किनारे पर स्थित है। ओके, और कहां पर है तो नीमका थाना के अंदर। इसी के साथ ही चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 34 है। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव कौन थे? भगवंत सिंह मेहता, के राधाकृष्णन, कुशाल सिंह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव कौन हो जाएंगे आप? हमारे भगवंत सिंह मेहता। कौन हो जाएंगे? भगवंत सिंह मेहता कौन थे? सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव थे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 कोटड़ी सामंती व्यवस्था का संबंध, 12 कोटड़ी सामंती व्यवस्था का संबंध किस रियासत से है? मारवाड़ रियासत से, मेवाड़ रियासत से, आमेर रियासत से, या फिर बीकानेर रियासत से। तो 12 कोटड़ी रियासत की सामंती व्यवस्था की बात करें तो ये किससे संबंधित है? तो आमेर रियासत से। किस रियासत से संबंधित है? तो आमेर रियासत से संबंधित है। और आमेर के एक शासक थे, कौन थे? पृथ्वीराज कछवाहा। कौन थे? पृथ्वीराज कछवाहा। इस पृथ्वीराज कछवाहा ने अपने 12 पुत्रों को अलग अलग रियासतें क्या दी थी? बांट दी थी। इसलिए 12 कोटड़ी रियासत का संबंध किससे हो गया? मेवाड़ रियासत से। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? पाबूजी ने, रामदेव जी ने, मेहा जी ने, या फिर गोगा जी ने। तो ऐसे लोक देवता का नाम बताना है आपको जिसने महमूद गजनवी से क्या किया था? युद्ध किया था। तो बात करें साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी से क्या किया था? युद्ध किया था, और युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। किसको प्राप्त हो गए थे? वीर गति को प्राप्त हो गए थे। महमूद गजनवी से किसने? गोगा जी ने युद्ध किया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी को मीठी खारी के नाम से भी जाना जाता है? माही नदी को, लूनी नदी को, चंबल नदी को, या फिर बनास नदी को। तो मीठी खारी के बारे में बताना है। राजस्थान की किस नदी को मीठी खारी के नाम से भी जाना जाता है? तो मीठी खारी हो जाएगी हमारी लूनी नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? लूनी नदी को क्या कहा जाता है? मीठी खारी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस लूनी नदी का पानी बालोतरा के बाद में क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। पहले तो क्या होता है? मीठा होता है, लेकिन बालोतरा के बाद में क्या हो जाता है? इस नदी का पानी खारा हो जाता है, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है? आधी मीठी आधी खारी कहा जाता है। आधी मीठी आधी खारी कहा जाता है। इसके अलावा इसे लवणवती नदी कहा जाता है, लूणाद्री कहा जाता है। इसे ही कहा जाता है मारवाड़ की गंगा कहा जाता है, पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहा जाता है इस लूनी नदी को। ओके, तो इन सभी नामों को क्या रखना है? आपको ध्यान रखना है लूनी नदी के बारे में। इसके अलावा इस माही नदी के बारे में आपको ध्यान रखना है। इस माही नदी को कहा जाता है वागड़ की गंगा। क्या कहा जाता है? वागड़ की गंगा कहा जाता है। इसे कांठल की गंगा कहा जाता है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कहा जाता है। उल्टे यू के समान बहने वाली नदी कहा जाता है इस नदी को। ओके, तो इस माही नदी के बारे में भी आपको ध्यान रखना है।
तो मीठी खारी कौन सी नदी हो जाएगी हमारी लूणी नदी को क्या कहा जाता है, मीठी खारी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल? तो आपको क्या बताना है, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख की बात करें तो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है आपका राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल जो है राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की अनुपस्थिति में, क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वाह कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य का मुख्यमंत्री या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको क्या बताना है, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वाह कौन करता है? तो वो करता है आपके ऑप्शन नंबर बी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन करता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वाह करता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। इसी के साथ ही चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम विधानसभा का गठन कब किया गया? 26 जनवरी 1952 को, 26 जनवरी 1950 को, 29 मार्च 1952 को या फिर 15 जनवरी 1951 को? तो राज्य की प्रथम विधानसभा का गठन की बात करें तो राजस्थान की प्रथम विधानसभा का गठन किया गया था आपके 29 मार्च 1952 को। कब किया गया था? तो 29 मार्च 1952 को राज्य की प्रथम विधानसभा का गठन किया गया था। ओके, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की संख्या है 210, 200, 180 या फिर 160? तो राज्य विधानसभा में सदस्यों की बात करें तो राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है आपके 200। कितनी हो जाएगी? 200 राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या है। ओके, और ये पहले राज्य की विधानसभा की सदस्यों की संख्या बहुत कम थी, यानी प्रथम विधानसभा में 184 के लगभग सदस्य थे, लेकिन छठी विधानसभा में, किस विधानसभा में? छठी विधानसभा में इन सदस्यों को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 200 कर दिया गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। राज्य विधानसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 200 वर्तमान में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से मीठे पानी की झील नहीं है? पिछोला झील, कायलाना झील, कावोद झील या फिर फतेह सागर झील? तो आपको क्या बताना है, मीठे पानी की झील नहीं है बताना है। कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका कावोद झील। कौन सी? कावोद झील जो है मीठी पानी की झील नहीं है। और कावोद झील कहां पर है? जैसलमेर के अंदर। कायलाना जोधपुर के अंदर है, पिछोला झील उदयपुर के अंदर, और फतेह सागर भी कहां पर है? उदयपुर के अंदर स्थित है। ओके, लेकिन कावोद जो है मीठे पानी की झील नहीं है। कैसी झील है? खारे पानी की झील है, यानी इस झील से नमक का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेवले की पूजा, नेवले की पूजा किस दिन की जाती है? गुरु पूर्णिमा को, निडरी नवमी को, नेवलाष्टमी को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो नेवले की पूजा की बात करें तो नेवले की पूजा की जाती है साथियों आपके निडरी नवमी को। कब की जाती है? निडरी नवमी को नेवले की पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस तिथि से माना जाता है? श्रावणी तीज से, वैशाख तीज से, भाद्रपद तीज से या फिर ज्येष्ठ तीज से? तो राजस्थान में त्योहारों के आगमन की बात करें तो साथियों राजस्थान में त्योहारों के आगमन होता है हमारे श्रावणी तीज से। कब होता है? श्रावणी तीज से। श्रावण की तीज से क्या होता है? त्योहारों का आगमन होता है राजस्थान के अंदर। ओके, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की कुल नमक उत्पादन का
सांबर झील से कितना उत्पादन होता है? 8.7%, 29.2%, 31.3% या फिर 41.7%? तो आपको क्या बताना है? भारत के कुल नमक उत्पादन का सांबर झील से कितना नमक उत्पादित होता है? तो साथियों, सांबर झील जो है राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सी झील है? राजस्थान की सबसे बड़ी खारी पानी की झील कौन सी हो जाएगी हमारी? सांबर झील हो जाएगी, जो कहाँ पर है? जयपुर ग्रामीण के अंदर, 3 जिलों के अंदर फैली हुई है, जयपुर, नागौर और अजमेर के अंदर। ओके। और इससे भारत, ये जो झील है, कुल नमक उत्पादन का, भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% नमक का उत्पादन करती है। कितना नमक उत्पादन करती है? तो 8.7% नमक का उत्पादन करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 8.7% नमक का उत्पादन करती है सांबर झील। इसकी के साथ ही चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पाबू जी की, यहाँ पर पद नहीं है, यहाँ पर फड़ है। क्या है? फड़ का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सतारा, रावण हत्था, जंतर या फिर रवाज? तो पाबू जी की बात करें तो साथियों, पाबू जी की फड़ का वाचन करते समय रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि रामदेव जी की फड़ का वाचन करते समय, रामदेव जी की फड़ का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ओके। तो इसका भी क्या रखना है? आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप, अगर आपसे पूछा जाए कि देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय, देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपका हो जाएगा जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग। जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है गुर्जर जाति के भोपों द्वारा देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबी फड़ किस लोक देवता की है, तो देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है। देव नारायण जी की फड़ क्या है? राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है। और गुर्जर जाति के भोपों द्वारा इस फड़ का वाचन किया जाता है जंतर वाद्य यंत्र के साथ। रावणाता वाद्य यंत्र का प्रयोग किसके? पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय और रामदेव जी की फड़ का वाचन करते समय। इसके अलावा पाबूजी के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे प्रिय, पै से पाबूजी, पै से प्रिय, पै से ही पाबूजी, पै से प्रिय। सबसे लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की है? अगर आपसे पूछा जाए लोकप्रिय फड़, तो आपके हो जाएंगे पाबूजी की। सबसे लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की है? तो पाबूजी की है। ओके। और पाबूजी के पवाड़े प्रसिद्ध है, और पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र को? माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है पाबूजी को। पाबूजी को क्या कहा जाता है? ऊंटों के देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊंटों के देवता कहा जाता है पाबूजी को। तो इनका भी क्या रखना है आपको? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इनका भी आपको ध्यान रखना है। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ओके। इसी के साथ ही चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, करणी माता के बचपन का नाम था? जीवनबाई, रिद्धिबाई, करनालबाई या फिर आई माता? तो जी, करणी माता के बचपन के नाम की बात करें तो करणी माता के बचपन का नाम था हमारा रिद्धिबाई। क्या नाम था? रिद्धिबाई करणी माता के बचपन का नाम था। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है? करणी माता के का मंदिर की बात करें तो करणी माता का मंदिर स्थित है देशनोक के अंदर। और देशनोक कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर स्थित है। इसे क्या कहा जाता है? करणी माता को क्या कहा जाता है? चूहों वाली देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चूहों वाली देवी कहा जाता है, काबा वाली देवी कहा जाता है, दाढ़ी वाली डोगरी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? करणी माता को कहा जाता है। ओके। और करणी माता के सफेद चूहों को क्या कहा जाता है? समली कहा जाता है। और मंदिर की बात करें तो मंदिर करणी माता का कहां पर है? देशनोक के अंदर है। और करणी माता जो है बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी है। बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी किसे माना जाता है? तो करणी माता को माना जाता है। और इनका बचपन का नाम क्या था? तो रिद्धिबाई था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ स्थित है? तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर, देशनोक बीकानेर के अंदर या फिर चाकसू जयपुर के अंदर। तो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर हो जाएगा हमारा तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर। कहां पर हो जाएगा? तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर हो जाएगा हमारा त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर। इसके अलावा तिलवाड़ा बाड़मेर के बारे में ध्यान रखना है। तिलवाड़ा शायद वर्तमान में बालोतरा के अंदर आ गया है। तो तिलवाड़ा जो है मल्लीनाथ जी का पशु मेला बढ़ता है यहाँ पर। कौन सा पशु मेला? मल्लीनाथ जी का पशु मेला बढ़ता है। और इसके अलावा तलवाड़ा झील है एक, इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। तलवाड़ा झील है एक, जो कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है और घग्गर नदी के किनारे पर है। ओके। और देशनोक के अंदर क्या है? हमारा करणी माता का मंदिर है। चाकसू जयपुर में शीतला माता का मंदिर। ओके। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए, तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख को कर्नल, यहां पर कर्नल नहीं है, कर्नल जेम्स टोड ने इंग्लैंड जाते समय समुद्र में फेंक दिया था? किस अभिलेख को कर्नल जेम्स टोड ने इंग्लैंड जाते समय समुद्र में फेंक दिया था? मंडोर अभिलेख को, कनस्वा अभिलेख को, मानमोरी शिलालेख को या फिर अपराजित का शिलालेख को? तो किस अभिलेख को फेंका था? तो समुद्र के अंदर मानमोरी के अभिलेख को फेंका था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मानमोरी के अभिलेख को किस में फेंका था? तो समुद्र के अंदर फेंका था। अगला प्रश्न है, बादशाह का मेला बढ़ता है भरतपुर के अंदर, ब्यावर के अंदर, बीकानेर के अंदर या फिर धौलपुर के अंदर? तो आपको क्या बताना है? बादशाह का मेला बताना है। तो साथियों, बात करें बादशाह के मेले की, तो बादशाह का मेला बढ़ता है ब्यावर के अंदर। कहां पर है? कहां पर बढ़ता है? ब्यावर के अंदर बादशाह का मेला बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, ये थी बीएसटी से एग्जाम 2024 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो एक बार इस क्लास को जरूर देखें और अंत में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके इन प्रश्नों में से कितने सही हो रहे हैं। और आज आपकी तैयारी का अंतिम दिन है, तो आप अंतिम एग्जाम देने से पहले इस क्लास को जरूर देखें। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो एक बार जरूर देखें एग्जाम देने से पहले इस क्लास को। तब तक तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि सभी का पेपर अच्छा होगा। धन्यवाद।